अब देखो यहाँ तक हम पहुंच चुके थे कि ये FeO को Fe2O3 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, पहला काम अगर FeO अगर उसमें है तो उसे Fe2O3 में कन्वर्ट कर देगा, जिससे वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। और ये क्या था आपको पता है, ये इम्प्योरिटी है, इसको निकालना बहुत मुश्किल है। तो इसे ऑक्सीडेशन करके वो Fe2O3 में कन्वर्ट कर देता है। और जो सल्फर, फास्फोरस या आर्सेनिक, इसकी जो इम्प्योरिटी, मॉइस्चर है, इसकी जो इम्प्योरिटी होती है, इसको ये क्या करता है, यहाँ से हटा देता है। किसके थ्रू? रोस्टिंग के थ्रू। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, रोस्टिंग को यूज करते हैं। ठीक है, अब जो रोस्टेड बॉक्साइड मिलेगा आपको, अब हमने जो आपको बताया था उसमें वो कौन सी चीज है, रोस्टेड बॉक्साइड है, ध्यान रखना। अब रोस्टेड बॉक्साइड में हम कौन सा सॉल्वेंट डालते हैं, यही क्वेश्चन, मतलब बड़े क्वेश्चन की उम्मीद मत करना। वो क्या कहेगा कि जब आप बेयर्स प्रोसेस करते हो तो उसमें सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं, तो होता है कंसंट्रेटेड NaOH, 40 से 45% एक्वस NaOH। तो NaOH को हम यूज करते हैं एज अ सुटेबल सॉल्वेंट। सुटेबल सॉल्वेंट बेयर्स प्रोसेस में कौन सा होता है, दैट इज NaOH। ठीक है, तो NaOH को इसमें डालेंगे तो क्या होगा, NaOH के साथ ये डिजोल्व हो जाएगा, जो भी एल्युमिनियम है उसके साथ डिजोल्व होकर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है 150 डिग्री सेल्सियस और 8 ATM प्रेशर में। बाकी ये क्या होती है, इम्प्योरिटी यही रह जाएगी नीचे। इसकी मैंने आपको रिएक्शन बताई थी, Al2O3.2H2O, ये बॉक्साइड का फॉर्मूला है। NaOH मिलाएंगे तो ये बनता है NaAlOH का होल 4। अगर आप और किसी बुक में देखते हो तो ये NaAlO2 भी होता है, दोनों का मतलब एक ही है। इसे कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ध्यान रखना, NaAlOH का होल 4 या फिर NaAlO2 दोनों सेम है। ठीक है, कई बार आप इस किसी बुक में ये लिखा होता है, किसी बुक में ये लिखा होता है, तो फिर कंफ्यूजन होता है कि गलत तो नहीं है। तो दोनों का मतलब सेम है, ये कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख दिया, ये अलग लिख दिया। इसे कहते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, तो ये कब बनता है, जब आपने NaOH को किस में मिला दिया, बॉक्साइड में मिला दिया, तो ये सॉल्युबल होता है। और बाकी इंप्योरिटी इनसॉल्युबल होती है, आप फिल्टर करोगे तो ये बाहर हो जाएंगी। ठीक है, तो इंप्योरिटी बाहर हो जाती है और ये फिल्ट्रेट में रहता है, सॉल्युबल पार्ट में रहता है। अब स्टेप सेकंड में पहुंचते हैं हम। स्टेप सेकंड में क्या होता है, देखो स्टेप सेकंड में अब यहाँ पे भी दो तरीके की रिएक्शन होगी। आपकी बुक होगी जो, उस किसी बुक में देखो आप, उसमें हाइड्रोलिसिस किया होता है, यानी H2O के साथ रिएक्शन करेगा। और किसी बुक में देखोगे आप कि CO2 के साथ रिएक्शन करेगा, प्रोडक्ट सेम बनता है। तो इसमें मैंने लिख दिया ऑन हाइड्रोलिसिस, या तो आप हाइड्रोलिसिस करो वाटर के साथ या फिर न्यूट्रलाइजेशन करो CO2 के साथ। ठीक है, ध्यान रखना, CO2 होगा तो लिखेगा न्यूट्रलाइजेशन किया हमने, और हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो PPT बन जाएगी। तो इसमें भी देखो कंट्रोवर्सी है, जब आपने NaAlOH का होल 4 लिया या फिर NaAlO2 लिया। ठीक है, आप हाइड्रोलाइसिस करो या CO2 मिक्स करो, ध्यान रखना CO2 मिक्स करोगे तो ये बनता है Na2CO3, और अगर वाटर मिक्स करोगे तो बनेगा NaOH। बस यहाँ पे फर्क होता है बाई प्रोडक्ट में, तो इसे पूछते नहीं हम लोग। अब इसमें देखो क्या होता है, इसमें भी दो आंसर आते हैं। किसी बुक में लिखा रहता है AlOH का होल 3, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, और किसी बुक में ये लिखा होता है Al2O3.XH2O। तो ये दोनों भी सेम हुए। कैसे सेम हुए, देखो Al यहाँ पे 3 O के हैं और 3 H के हैं, तो यहाँ पे क्या करता है, इसको 3 O तो यहाँ पे ऑक्सीजन बनाने के लिए दे देता है, और इससे वाटर भी बन जाता है, H है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो होता क्या है कि Al2O3 हो जाता है, 3 ऑक्सीजन यहाँ चले गए, और 3 2 जा 6 होता है, तो 3 वाटर के साथ चले गए। ठीक है, तो इसको इस तरीके से दिखाते हैं। तो या ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, मतलब हाइड्रोक्साइड फॉर्म में हो चाहे ऑक्साइड फॉर्म में हो, ये दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, आप अलग अलग बुक देखोगे तो आंसर अलग अलग मिलेगा, तो इसलिए मैंने आपको दोनों एक साथ बता दिए। किसी बुक में आप देखोगे तो उसमें लिखा होगा AlOH का होल थ्राइस, ये PPT बन जाते हैं, इसके नीचे बैठ जाता है।
ठीक है। और किसी बुक में, या तो आप उसी बुक में देखो, पहले आपको ये फॉर्म दिखाई देगा, अगली बार में उसी बुक में अगर आप सेकंड हाफ में देखोगे एक्सप्लेनेशन में तो ये दिखा देगा, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि पहली बार ऐसा लिखा था बाद में ऐसा लिखा है, तो ऐसा क्यों है। तो इसका रीजन ये है कि ये दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप ऐसे लिखो और चाहे लिखो आप इसे Al2O3.XS2, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। तो ये बन जाता है हाइड्रेटेड फॉर्म में, पीपीटी बन जाती है, नीचे बैठ जाता है। फिर आप फिल्टर करोगे, जो पीपीटी बनी है उससे निकाल लोगे, बाकी सबको फेंक दो। तो स्टेप सेकंड हो गया। और यही स्टेप तीनों प्रोसेस में चलेगा, बस एक स्टार्टिंग का स्टेप अलग होता है, बस बाकी दोनों स्टेप सेम होते हैं। अब थर्ड स्टेप में हम करते हैं इसे कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्यों करते हैं? क्योंकि हाइड्रोक्साइड इसमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए मैंने उस समय पूछा था आपको कि कैल्सिनेशन हम यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं। कैल्सिनेशन क्यों करेंगे? क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड फॉर्म में होता है, यानी इसके पास ऑक्सीजन पहले से ही प्रेजेंट है, इसीलिए अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हम हीटिंग करना पसंद करते हैं। ठीक है। और कितने डिग्री सेल्सियस में? 1200 डिग्री सेल्सियस में से हीटिंग करेंगे। तो जो रिएक्शन पहले बताई थी बस वही रिएक्शन सेम है। ये क्या होगा देखो, AlOH का होल थ्राइस हीटिंग करोगे तो ये एल्युमिनिया, अब ये जो एल्युमिनिया बनेगा ये प्योर एल्युमिनिया होता है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाता है। तो ये बन गया आपका, कौन सी प्रोसेस होती है? बेयर प्रोसेस होती है। तो वो क्या कहेगा आपसे कि बेयर प्रोसेस में सॉल्वेंट कौन सा यूज होता है? पहला जो सुटेबल सॉल्वेंट हम यूज करते हैं कौन सा होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें कैल्सिनेशन यूज करेंगे या रोस्टिंग यूज करते हैं, ठीक। और इसमें न्यूट्रलाइजेशन या कोई रिएक्शन दे सकता है। मेन ये दो ही क्वेश्चन होते हैं, कैल्सिनेशन होगा या रोस्टिंग होगी, और सॉल्वेंट कौन सा यूज होगा। अब जो मैंने इसके लिए रिएक्शन लिखी है वही रिएक्शन हम यूज करते हैं, बस फर्स्ट स्टेप सबका अलग होता है। बस तीनों मेथड में फर्स्ट स्टेप अलग है, बाकी सेकंड और थर्ड मेथड क्या है? सेम है, ध्यान रखना। तो इसको पहला मेथड ही आपको याद करना पड़ेगा बस, वो है हॉल प्रोसेस। तो हॉल प्रोसेस में क्या होगा देखो, हॉल साइंटिस्ट का नाम था, उसने दिया था। ये भी रेड बॉक्साइड में यूज होता है। इसमें मेन इम्प्योरिटी आयरन की भी है और सिलिका है, दोनों है इसमें। अदर में ये हो गया TiO2। अब इसमें हम सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं, ध्यान रखो, Na2CO3। अगर हॉल प्रोसेस है तो उसमें सोडियम कार्बोनेट को यूज करते हैं, और बेयर्स में हम करते हैं NaOH को। बस बाकी सब रिएक्शन सेम है, बाकी में कोई चेंज नहीं है। अगर आपने एक को याद कर लिया तो तीनों स्टेप लगभग लगभग क्या है? सेम चलेंगे। देखो एक बार फिर से बता देता हूं आपको। हमने क्या किया, ये बॉक्साइड लिया, रेड बॉक्साइड, इसमें Na2CO3 मिलाया, कंपाउंड सेम बनेगा। देखो सोडियम मेटा एल्युमिनेट बनेगा और CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। कभी भी कार्बोनेट से आप रिएक्शन कराओगे तो CO2 गैस रिलीज होगी हर हमेशा, ये ध्यान रखना, ठीक। तो अब क्या होगा, वही बना, देखो सोडियम मेटा एल्युमिनेट और CO2 बाहर हो गई, जो भी इम्प्योरिटी थी वो इनसॉल्युबल है, फिल्टर करोगे अलग हो जाएगा। फिल्टर में सब अलग हो गया, इसको आप अलग से निकाल लो। अब स्टेप सेकंड, वही स्टेप है जो मैंने आपको अभी बताया। सेकंड और थर्ड स्टेप सबके लिए सेम है, बस फर्स्ट स्टेप अलग अलग है। देखो इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। सेकंड स्टेप में हाइड्रोलाइसिस करो या फिर न्यूट्रलाइजेशन करो CO2 से। अगर CO2 यूज किया तो यहाँ पे कार्बोनेट बन जाता है बस, और ये इसकी पीपीटी बनेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की। वही रिएक्शन है जो मैंने बेयर्स में लिखे थे। पीपीटी बनी, फिर आप फिल्टर करोगे, ये अलग हो जाएगा, ये सॉल्युबल पार्ट है, ये रेसिड्यू है नीचे बच गया जो, इसको फिर अलग करोगे आप। इसको कैल्सिनेशन करेंगे लगभग 11 से 1200 के बीच में, और आपको प्योर एल्युमिनियम फॉर्म हो जाएगा। चाहे आप ये रिएक्शन लिखो चाहे ये लिखो, किसी बुक में लिखा होगा इस तरीके से, किसी में लिखा होगा इस तरीके से। तो सेकंड और थर्ड स्टेप देखो इसमें भी सेम है, बस क्या चेंज है, सॉल्वेंट अलग यूज किया उसने, सॉलिड Na2CO3 यूज किया, बस बाकी पूरी प्रोसेस हॉल की भी सेम है। और तीसरा भी सेम है, बस पहला स्टेप को याद रखना है बस आपने। अब तीसरी है सरपेक्स मेथड। सरपेक मेथड, सरपेक मेथड में क्या होगा देखो, इसमें व्हाइट बॉक्साइड को हम यूज करते हैं, व्हाइट कलर है उसका। इसमें मेन इम्प्योरिटी सिलिका की होती है, बाकी ये दोनों अदर्स में यानी कम अमाउंट में। ये तीनों ही रहते हैं मेन, बस Fe2O3
TiO3O2 और SiO2। इसमें से मेन अगर ये ज्यादा होगा तो हम इस मेथड को यूज करेंगे, सरपैक मेथड को। व्हाइट बॉक्साइड लेंगे। देखो अब यहाँ पे क्या यूज करना है, देखो कार्बन, कोक और नाइट्रोजन को यूज करेंगे 1800 से 2000 डिग्री सेल्सियस पे। बस पहला स्टेप यहाँ पे बनेगा ALN। एल्युमिनियम की वैलेंसी होती है +3, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है -3, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा ALN, एल्युमिनियम नाइट्राइड। ठीक है, तो पहला स्टेप इसमें चेंज है बस, ये एल्युमिनियम नाइट्राइड बस। और इसको आप हीटिंग करोगे कार्बन के साथ तो इसके वेपर्स बन के दोनों उड़ जाएंगे। तो सिलिका के वेपर्स भी उड़ जाएंगे और CO के वेपर्स भी उड़ जाएंगे। अब सेकेंड स्टेप सेम है, देखो इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे ALN का तो वही प्रोडक्ट बनेगा AlOH का होल थ्राइस। सेकेंड स्टेप सेम है, इसमें यही बनता है अमोनिया, इससे ज्यादा देखते नहीं है, मेन प्रोडक्ट देखते हैं, इसकी PPT बन जाएगी। और थर्ड स्टेप बिल्कुल सेम है, थर्ड स्टेप में क्या होगा, कैल्सिनेशन हो जाएगा, फिर वो सेम है। ये स्टेप हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि हाइड्रोक्साइड है, हीटिंग करी हमने तो प्योर एल्युमिनियम बन जाएगा। ठीक है, फर्क क्या है, देखो सरपैक्स होगा तो सरपैक्स में जो सॉल्वेंट लेते हैं कार्बन प्लस नाइट्रोजन यूज करेंगे। अगर हॉल प्रोसेस है तो उसमें जो सॉल्वेंट है Na2CO3 यूज करते हैं। और बेयर्स प्रोसेस है तो उसमें हम यूज करते हैं NaOH को, कंसंट्रेटेड NaOH को एज ए सॉल्वेंट। बस ये ध्यान रखना है, बाकी रिएक्शन लगभग सेम है सबकी। थर्ड रिएक्शन सबकी सेम है, सेकंड सेम है और फर्स्ट अलग है बस। इसकी और इसकी तो फर्स्ट भी सेम है और इसका फर्स्ट डिफरेंट है, सेकंड और थर्ड सेम है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका रिडक्शन वाला। रिडक्शन में जनरली नाम बहुत पूछा है आपको बस, लेकिन आपको इससे हेल्प मिलेगी पूरा पढ़ने में। अभी देखो आप यूज करोगे माइंड को और अच्छा करोगे तो अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में कैसे भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, अब एक्सप्लेन नहीं होगा उसमें। तो आप जितनी चीज को अच्छा समझोगे उतना आप उसे अच्छी तरह से कर सकते हो उसमें। हॉल हेलॉट प्रोसेस होती है या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कहते हैं इसे, क्योंकि ये जिस साइंटिस्ट ने इसे इन्वेंट किया था वो क्या था, मार्टिन हॉल, तो इसलिए हॉल कह दिया इसे। और दूसरा था पॉल हेलॉट, तो उसके नाम से हेरोल्ड कर दिया इसे। ठीक है, मैंने कहा था ना जैसे दो दो साइंटिस्ट होते हैं तो इसमें भी दो दो साइंटिस्ट यूज हुए। अब इसकी मेन प्रॉब्लम क्या है, ये आपने क्लास 10th में भी किया होगा, एक बार फिर से बता देता हूँ। जब एल्युमिनिया है और उसका आप रिडक्शन करोगे तो आपको दो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। कौन कौन सी प्रॉब्लम है, देखो पहली प्रॉब्लम जो आपको फेस करनी है कि जो Al2O3 होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लगभग 2000 या इससे अबव होता है। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तो इसको बहुत कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम होता सस्ता है मार्केट में, और आप इलेक्ट्रिसिटी इसको ज्यादा यूज करोगे तो आपको कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होने का, बल्कि लॉस हो सकता है। और दूसरी चीज क्या है कि Al2O3 कोवलेंट नेचर होता है, यानी इसमें आयनिक करेक्टर नहीं होता, तो इसकी वजह से ये बैड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर नहीं होता, यानी बैड कंडक्टर होता है। तो इसमें दो प्रॉब्लम फेस करी उन्होंने, ताकि इससे क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा महंगा हो गया, इसकी कॉस्ट बहुत महंगी हो गई। तो फिर उन्होंने क्या किया, इसको कॉस्ट को कम करने के लिए इन्होंने इसमें डाला क्रायोलाइट। आपने 10th में पढ़ा होगा कि क्रायोलाइट यूज करते हैं एल्युमिनियम को, जब हम क्या करते हैं रिडक्शन करेंगे या रिफाइनिंग करते हैं, ये तो क्लास 10th में भी था। तो उसमें कहते हैं क्रायोलाइट को हम यूज करते हैं। तो क्रायोलाइट को यूज करने का ही मेन रीजन ये था कि इसका काम क्या था कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, देखो अब 950 डिग्री सेल्सियस हो गया, पहले 2000 अबव था, इसने उसकी मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो पहला काम क्रायोलाइट का। और दूसरा वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव नहीं हो रहा था, तो इसने उससे उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। तो इसका मेन रोल क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, क्रायोलाइट का मेन रोल क्या है, एक मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करना है, दूसरा उसमें जो आयनिक कंडक्टिविटी होती है उसे इंक्रीज कर देना। तो ये क्रायोलाइट का रोल है। अब छोटे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना, अब बड़े क्वेश्चन नहीं है आपके पास कि पूरी थ्योरी लिखनी पड़ेगी आपको, अब आएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन कि अगर हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करना है एल्युमिनियम का तो उसमें हम किस चीज को मिक्स करते हैं, तो वह क्रायोलाइट को मिक्स करते हैं।
इसका रोल क्या होता है, ये रोल होता है इसका। तो इसमें छोटे क्वेश्चन बनेंगे। अब आप पूरी थ्योरी में जाओगे तो उससे कोई फायदा नहीं होने का आपको, इसमें बनेंगे टेक्निकल क्वेश्चंस। ठीक है। अब इससे एक फायदा क्या होगा हमें, इससे फायदा क्या होगा कि जो सॉलिड में था वो लिक्विड में चेंज हो गया, जिससे ये गुड कंडक्टर बन गया। एक और यूज करते हैं इसमें, फ्लोरेस्पार यूज करते हैं, CaF2 भी यूज किया जाता है इसमें, यानी दोनों को यूज करते हैं, क्रायोलाइट एंड फ्लोरेस्पार। तो इसका रोल क्या होता है, इसका रोल होता है फ्लूइडिटी, यानी उसको मूवमेंट अच्छा करना, जिससे वो मूवमेंट अच्छा करे और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी और ज्यादा बेटर हो जाए। तो इसके लिए हम इसमें CaF2 का भी यूज करते हैं। ध्यान रखना, दो चीज मिलाएंगे हम इसमें, एक क्रायोलाइट और दूसरा CaF2 का। ठीक है, दोनों के रोल को याद रखना है, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा है अब पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ छोटा सा क्वेश्चन बन जाएगा कि क्या चीज मिक्स करी हमने, और फिर हमें उसके बेस पे आंसर करना होगा। अब इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या है, देखो इसमें होता कैसे है कि जो ग्रेफाइट है, ये ऊपर जो आपकी ये वाली लेयर बन गई इस टाइप से, ये ग्रेफाइट की लेयर है, ये ऊपर से ग्रेफाइट है, और ये प्लस चार्ज है, प्लस का मतलब एनोड का काम कर रहा है। और ये जो वेसल आयरन टैंक है, ये इसके अंदर उसने एक लाइनिंग कर दी, ये वाली, ये लाइनिंग कर दी है, जो इसको कहते हैं कार्बन लाइनिंग। ये कैथोड का काम करेगी, यानी नेगेटिव का काम करेगी ये कार्बन लाइनिंग, और ये ऊपर किसका काम करेगी, ग्रेफाइट है, एनोड का काम करेगी। अब इसमें हम क्या करते हैं, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट को यहाँ मिक्स कर देते हैं। अब क्या होगा, देखो इसकी प्रोसेस क्या होगी, छोटी चीज को ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि छोटे ही क्वेश्चन बनेंगे, बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके पास, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि पूरी थ्योरी नहीं आएगी। आयरन टैंक यूज किया हमने, जो हमने ये आयरन टैंक यूज किया था, उसमें कार्बन लाइनिंग इनर वॉल है जो वो कार्बन की बना दी। तो हमने कार्बन को इस तरीके से दिखा देंगे, इनर वॉल बना दी हमने कार्बन की, और ये किसका काम कर रही है, एनोड कैथोड का। उसके बाद क्या करते हैं, ग्रेफाइट फिट कर देते हैं टॉप में। ठीक है, हम इसको ग्रेफाइट को ऊपर दिखा देते हैं इस तरीके से, ये ग्रेफाइट है आपके पास, 4 5 इस तरीके से दिखा दिया। ये आपका प्लस है, यानी एनोड का काम करेगा ग्रेफाइट। तो एनोड ऊपर टॉप में चला गया, और लाइनिंग बना दी हमने किसकी, कार्बन की। तो इसको यहाँ बना दिया, उसको ऊपर बना दिया। अब मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में हम किसे लेंगे, देखो ये है क्रायोलाइट, 85% क्रायोलाइट, 5% फ्लोरेस्पार, 5% Al2O3 और 5% AlF3। ठीक है, इतना डीप नहीं आता है, लेकिन पूछा जाएगा कौन कौन से लेते हैं आप लोग। ठीक, इसके बाद क्या होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, मेन है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रो है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो जो Al2O3 होता है ये टूट जाएगा, किसमें, Al में 3+ में, और ऑक्सीजन में 2- में, तो आयंस में टूट जाएगा ये, ध्यान रखना, ये आयंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। और फिर ये जो Al3+ बना, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और एल्युमिनियम बना देगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम कहाँ चले जाएगा, बॉटम में चले जाएगा, यानी आपको एल्युमिनियम कहाँ मिलेगा, बॉटम में मिलेगा। यहाँ आपको एल्युमिनियम मिल जाएगा नीचे, ये रिएक्शन होगी, एल्युमिनियम बॉटम में आपको कलेक्ट हो जाएगा ये। अब देखो कौन सी रिएक्शन कहाँ पे हुई, अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यानी ये रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन कहाँ पे होता है, हर हमेशा रिडक्शन है जो कहाँ पे होगा, रिडक्शन होता है कहाँ पे, कैथोड पे, कैथोड पे रिएक्शन होगी, ध्यान रखना। कैथोड में कौन सी रिएक्शन होगी, एल्युमिनियम की। क्यों होती है, क्योंकि कैथोड में रिडक्शन होगा, और जो ये Al3+ टूटा था, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और Al बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिलेगा बॉटम में। एनोड में कौन सी रिएक्शन होगी, देखो एनोड में होगा ऑक्सीडेशन, यानी यहाँ पे गेन ऑफ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। देखो कार्बन हमने यूज किया था एनोड में, ये इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा, CO बनता है और इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगी, यानी ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड में। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एनोड में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा कैथोड में। देखो वो प्रोसेस चलती चली जाएगी, यहाँ से जहां भी केमिस्ट्री जाएगी इसमें यही प्रोसेस चलेगी। तो बेसिक चीजें सेम रहती है, अगर आपने बेसिक लर्न कर लिया तो आगे आपको दिक्कत नहीं आने की। अब होगा क्या, देखो
एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है 660 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट होता है 2467 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन ये है। तो ओवरऑल रिएक्शन को आप याद रख लेना, Al2O3 प्लस 3C, तो एल्युमिनियम मिल जाएगा आपको और CO2 रिलीज हो जाएगी, यहाँ से बाहर हो जाएगी। तो लगभग लगभग आपको 98% के आसपास मोल्टन Al मिल जाएगा कैथोड पे। ठीक है, और इसके टॉप लेयर में क्या होता है, कोक रहते हैं। तो इतना नहीं आपके पास, बस यहाँ तक है। एल्युमिनियम हमें मिल गया, तो रिडक्शन में हमें क्या हुआ, एल्युमिनियम मिल गया, ध्यान रखना आप। और ये कौन सा एल्युमिनियम है, अभी भी इम्प्योर है ये। लगभग मैंने आपको कहा था इम्प्योर का 95 से 97 या 98% तक इम्प्योर कह देते हैं हम। अब हम इसे बिल्कुल प्योर करेंगे, यानी 99.99% तक। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो हम अब लास्ट स्टेप है इसका, उसे देख लो। और बेसिक चीजें याद रखो कि किसके लिए कौन सा, ये देखो इंपॉर्टेंट है। ये भी बोर्ड सॉरी उसमें क्या नाम है, कंपटीशन में ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, नीट में, इवन एक आध बार मेंस में पूछा होगा कि एल्युमिनियम के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक जो रिफाइनिंग करते हैं उसका नाम क्या है। तो हुप्स प्रोसेस है, हुप्स, हुप्स प्रोसेस याद रखना है। इसमें इसको किसने दिया था, विलियम हुप्स ने दिया था, अमेरिकन साइंटिस्ट था 1925 में। तो यहाँ पे हमें प्योर एल्युमिनियम मिलता है। इसमें भी क्या है देखो, टॉप लेयर है, ये ऊपर वाले लेयर होता है, यहाँ से एल्युमिनियम को निकालते हैं हम लोग। ये मोल्टन एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है जो हमने नीचे रखते हैं। तो इसमें कई बार ये मेल्ट कॉपर का पूछ लेता हूँ आपसे कि मेल्ट कॉपर को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्यों डालते हैं। ठीक है, पहले हम ये देखते हैं इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है। इसको थोड़ा सा आगे स्टेप में आ जाते हैं, थोड़ा सा रह गया बस ये लास्ट। बेसिक चीजें याद रखनी है, क्योंकि आप थ्योरी के चक्कर में मत पड़ो ज्यादा, क्योंकि थ्योरी से ज्यादा आपको छोटे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये किस चीज पे बेस्ड है, हु प्रोसेस किस चीज पे बेस्ड है, डेंसिटी पे बेस्ड है। यानी जो हल्का होगा वो टॉप में रहेगा, जो मीडियम होगा वो मिडिल में रहेगा, जो सबसे भारी होगा वो बॉटम में रहेगा। तो इस तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है हुप्स प्रोसेस में। दूसरी चीज क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन है। क्या क्या चीज हमने यूज करी है, जैसे ग्रेफाइट कैथोड का काम करता है, कार्बन लाइनिंग एनोड का काम करता है, आयरन या स्टील की टैंक होती है ये। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट हम क्या यूज करते हैं, Na3Al(F6), यानी क्रायोलाइट। इसमें भी क्रायोलाइट यूज हो रहा है, ध्यान रखना। और BaF2, BaF2 और क्रायोलाइट को हम इसमें यूज करते हैं। इसका भी रोल वही है जो हमने पहले पढ़ा था, इसका भी रोल वही है जो आपने पहले पढ़ा था। क्या रोल था, डिक्रीज मेल्टिंग पॉइंट। ये भी मेल्टिंग पॉइंट को डिक्रीज करता है, इसीलिए हम क्रायोलाइट को डालते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी पूछा होता है, पूछा जा सकता है ऑप्शनल में आपके पास। और BaF2 को यूज करते हैं फ्लोरेस्पार की जगह पे, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और ये नीचे बैठ जाए, इसीलिए हम CF2 को यानी फ्लोरेस्पार को यहाँ पे यूज नहीं करते, उसकी जगह पे BaF2 को यूज करते हैं। ठीक है, ताकि ये मिडिल में ही रहे। और इसमें हम मेल्ट कॉपर को डालते हैं। मैंने कहा था ना अभी, मेल्ट कॉपर को हमने क्यों यूज किया, क्योंकि उससे उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है वैसे। लेकिन जैसे आप इसे मेल्ट कॉपर के साथ मिलाओगे, ये भारी होगा और ये बॉटम में चले जाएगा, सबसे नीचे चले जाएगा ये। इसीलिए हम उसमें मेल्ट कॉपर मिलाते हैं, ताकि वो भारी हो जाए और नीचे चला जाए। बस अब लास्ट स्टेप देखो, इसमें है आपका वर्किंग का। वर्किंग में क्या होता है, जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, अपवर्ड्स की तरफ मूव करने लगेगा, कैथोड की तरफ। क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है, 3+ चार्ज होगा। तो जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, तो आपको पता है Al2O3 किस में टूटेगा, Al3+ में और O2- में। तो जो 3+ है वो कहाँ जाएगा, टॉप में। और हमने टॉप में क्यों रखा है कैथोड को, ताकि जो भारी चीजें हैं, जैसे हमने अभी मेल्ट कॉपर मिलाया या हमने BaF2 मिलाया, वो भारी है, तो कहाँ रहेगी वो, मिडिल में या बॉटम में चली जाएंगी। और एल्युमिनियम हल्का होता है, तो हल्का होने की वजह से क्या होगा, ये टॉप में जाए। इसीलिए हमने भारी भारी चीजों को मिलाया जो इम्प्योरिटी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो एल्युमिनियम है हल्का होगा और ये टॉप में चला जाएगा, और टॉप में हमने कैथोड को रखा हुआ है। ठीक है, इसीलिए हमने टॉप में कैथोड को रखा है और भारी भारी चीजों को हमने उसमें मिक्स किया था।
तो प्योर कॉपर है जो आपको टॉप लेयर में मिलेगा, इसकी रिएक्शन क्या होगी, Al 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, Al डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे, कैथोड में। ये एनोड वाली रिएक्शन है जो नीचे होती है, ये Al2O3 वाली रिएक्शन है कि Al इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Al3 प्लस बना देगा। तो ये फाइनल ये रिएक्शन आपको दिख ही रही है, Al से Al3 प्लस तक। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर हो गई पूरी। तो इसमें क्या होता है देखो, जो टॉप लेयर है उसे हम सेपरेट कर लेते हैं। अब एक बार आपको उसको दिखा देता हूं मैं, जो इसका डायग्राम है। और इसमें छोटी चीजों को याद रखना। पहली चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बड़े क्वेश्चंस नहीं आने के, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो क्या कहेगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आप कौन से इलेक्ट्रोलाइट को यूज करोगे। तो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करते हैं क्रायोलाइट एंड BaF2। BaF2 को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो मिडिल में रह जाए, भारी होता है, CaF2 हल्का होता है, तो उसकी जगह पे भारी चीज को यूज करेंगे ताकि मिडिल में रह जाए। नीचे हमने क्या रखा, मॉल्टन एयर रख दिया और कॉपर रख दिया। ठीक है, और ये देखो, ये ग्रेफाइट माइनस चार्ज हमने ऊपर रख दिया जो कैथोड का काम कर रहा है, इसे टॉप बना दिया, पहले से उल्टा कर दिया। ऊप्स ने देखा कि उसने ऐसा किया है, इसने अपोजिट कर दिया। अब इसकी टॉप लेयर ऊपर, तो जो एल्युमिनियम है, आपको बोला था मैंने Al3 प्लस में बनेगा, और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके एल्युमिनियम बन जाएगा। तो ये कैथोड में रिएक्शन होगी। तो ये एल्युमिनियम कहाँ जाएंगे, कैथोड की तरफ जाएंगे। तो ये मूवमेंट टॉप की तरफ करेंगे, तो एक टॉप में एक लेयर बन जाएगी एल्युमिनियम की। इसको आप यहाँ से निकाल लोगे, ये जो बना हुआ है ये इसलिए बना है कि आप टॉप में बना है, इस लेयर को यहाँ से आप निकाल दो बाहर। ठीक है, और बाकी जो इम्प्योरिटी है वो मिडिल में रहेगी और बॉटम में रहेगी, और जो प्योर एल्युमिनियम है वो टॉप लेयर में बनेगा। आप इसे आराम से रिलीज कर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस हो गया। इसमें कोई डाउट किसी को, बताओ, एनी डाउट। छोटे छोटे टर्म्स याद करने हैं। उसमें क्या होता है, एनसीईआरटी आपके जो साइड बुक होते हैं उसमें स्पेसिफाई नहीं होता है, हर एक चीज को अलग से नहीं देते हैं वो। आपको दे तो देंगे वो, लेकिन क्या होगा कि आपको अलग से नहीं मिलेगी वो चीजें। अलग से नहीं मिलेगी तो आप फॉर्मूला तो लिख सकते हो, चीजें लिख सकते हो, लेकिन जैसे अभी मैं क्वेश्चन दूंगा तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे नहीं, वो हो नहीं पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन क्या दे दिया आपको, उसमें आएगा कि एल्युमिनियम के लिए रिफाइनिंग के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, तो उसमें लिखा ही नहीं हो हुप्स मेथड वाला, फिर कैसे करोगे। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल दे देंगे या तो इस तरीके से दे देंगे। मैंने कहा इसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज होता है, आपने बता दिया, चलो क्रायोलाइट है लिखा हुआ, लेकिन मैंने कहा ये क्रायोलाइट का रोल क्या है यहाँ पे, ये क्या काम कर रहा है, और BaF2 हमने क्यों यूज किया है, तो उसमें नहीं लिखा हुआ है वो चीजें। अगर मैंने कहा CaF2 लिखा है, इसका यूज क्या है, तो उसमें वो चीज नहीं लिखी हुई है। ठीक है, इसीलिए इसमें सब चीज अलग अलग करके बता रहे हैं आपको। इसमें ये रोल है इसका, इसको ये यूज किया गया है, इसे टॉप में क्यों रखा है, ताकि ये पूरा एल्युमिनियम ऊपर की तरफ आ जाए, और भारी चीजें इसलिए मिलाई है कि वो नीचे रहे, तब ये डेंसिटी के बेस्ड पे है। तो ये आपको आपकी बुक्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन जब आप उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे तो वहां पे वो क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये चीजें हम इसलिए पहले से ही बता देते हैं आपको, ताकि आप जब क्वेश्चन आंसर करोगे तो आपको वहां पे दिक्कत ना आए। इसलिए ये पूरा एनसीईआरटी है, पूरी जो आप न्यूटन की बुक यूज कर रहे हो, लगभग उस सब कुछ है उसमें। इससे ज्यादा मिलेगा आपको, लेकिन इससे कम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको रिपीटली देखो फिर दोबारा, और खुद नोट्स बनाओ, खुद पॉइंट करो, और फिर उसके आंसर करो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए मैंने। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछो, नहीं तो इसी से क्वेश्चन वो नोट्स बनाओगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा वो। और आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर दोगे, क्योंकि आप तो पहले से ही सारे क्वेश्चन कर चुके हो, तो इससे बाहर का आने का नहीं है। रिपीटेडली 2-3 बार रिपीट करोगे तो 100% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं में से आएगा, बस इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आने का। ठीक है, तो कोई भी डाउट होगी तो मुझे मैसेज करो, और आज की मीटिंग में यहीं पे ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, बाय बाय।